नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जनरल साइंस रिवीजन सीरीज का ये है पार्ट 4। आज के वीडियो में हम 301 से लेके 500 तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता है? तो नए पदार्थ नहीं बनते हैं उसमें, इसमें केवल अवस्था के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? नहीं है बताना है, भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो जल का नमक में घुलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, क्वथनांक पर जो जल वाष्प बनती है ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना ये भी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी हम कहते हैं जिसको, उसका दहन ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। भौतिक परिवर्तन में हमको एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है वो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है। तो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाने वाली गतिविधि कौन सी है? तो लकड़ी का जलना इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछ रहा है, तो इसका मतलब है भौतिक परिवर्तन। तो ये है पानी का जमना। तो इसके अंदर पानी से बर्फ बन गई, तो इसका मतलब अवस्था चेंज हो गई, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो उत्तर हमारा 3 हो जाएगा। फलों का पकना, दूध का फटना और भोजन का पाचन ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला है, खालिस्तान भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। तो चीनी का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग के लिए सही कथन बताना है, कौन सा है? तो फेरिक ऑक्साइड है ये। जंग जो है ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड, यानी लोहे की ऑक्सीजन से क्रिया जल की उपस्थिति में, तो ये है फेरिक ऑक्साइड। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगेगा तो ये हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? जंग को रोकने की विधि कौन सी है? तो गैल्वेनीकरण, यानी जस्ता चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर, इसको अपन गैल्वेनीकरण कहते हैं, और ये जंग को रोकने की एक विधि है। रासायनिक रूप से जंग क्या होती है? रासायनिक रूप से हमने ऊपर पढ़ा है आयरन ऑक्साइड होती है जंग। ठीक है। एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? एक क्लोज निकाय है, इसके अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय जो है वो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो उसका मास जो होगा m, यानी द्रव्यमान, ये हमेशा नियत रहेगा। ये ध्यान रखिए, कोई से भी परिवर्तन हो, चाहे तो भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, दोनों ही स्थितियों में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला है, कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करने वाला कौन सा है? तो ये है पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, ये रासायनिक परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन है, तो पानी का जमना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रीता की मां ने गर्म पानी में चीनी घोलकर एक सांद्र चीनी की चाशनी बनाई है। ठंडा करने के दौरान चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए हैं, यह किसको दर्शाता है? तो भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है जो प्रतिवर्ती है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो ये है रंगों में परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लोहे का चुंबक में बदलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये स्प्रिंग की आकृति में बदलाव होना, ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, इसका मतलब कि इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो ये है चाक के छोटे छोटे टुकड़ों को पीटकर उसका पतला पत्र या फाइल बनाना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी पत्तियों का खाद बनना, शरीर में खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण, काटने के बाद सेव का भूरे रंग में बदलना, ये तीनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है।
निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है हमको। तो ये है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके जैव गैस या बायोमास को बनाते हैं। परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन जो है इन परिवर्तन से संबंधित है, सही कथन चुनना है हमको। तो इसके अंदर दोनों ही जो है रासायनिक परिवर्तन है जो ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं अपन, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाती है। ठीक है, ये कौन सा परिवर्तन है? और नींबू के रस में खाने का सोडा अगर हम मिलाएंगे तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। ठीक है, नींबू का रस है, उसके अंदर हमने खाने का सोडा मिलाया तो क्या है, बुलबुले बनेंगे और गैस निकलेगी। तो ये दोनों ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन होगी, इसलिए वो दूधिया हो जाता है, यानी कलर चेंज हो जाता है। तो जहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा वो लगभग रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण होंगे। अगला है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये दोनों ही तरीके का परिवर्तन दर्शाता है, भौतिक भी है ये और रासायनिक परिवर्तन भी है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो पदार्थ के आमाप और आकार में अगर परिवर्तन होता है तो ये रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, यानी कि शेप में अगर चेंज हो रहा है या उसकी डायमेंशन में चेंज हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, न कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन से संबंधित कूट का चयन करना है, कौन सा सही है? तो रासायनिक परिवर्तन देखिए कौन कौन से हैं इसमें। पहला है इसके अंदर किसी गैस का बनना, अगर गैस बन रही है तो यानी कि कुछ न कुछ रिएक्शन हुई है, इस कारण गैस बनी है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊष्मा या प्रकाश का निर्मुक्त होना, यानी किसी भी परिवर्तन के अंदर अगर ऊष्मा मुक्त हो रही है तो इसका मतलब है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। और पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 सही हो जाएंगे। भौतिक परिवर्तन के बारे में असंगत कथन बताना है, कौन सा है? तो असंगत कथन भौतिक परिवर्तन के बारे में, तो पदार्थ के रासायनिक गुणों में इसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, ये तो किस में होता है, रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, सही देख लीजिए। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन के अंदर, ये तो एकदम हमारी इसकी परिभाषा ही है। इसके बारे में यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, उत्क्रमणीय का मतलब एक दिशा, दोनों दिशा के अंदर इसका परिवर्तन होता है, इसमें एक नया उत्पाद नहीं बनता है। तो ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन के मामले में। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो चीनी में पानी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का भाप में परिवर्तित होना क्या है? तो जल अगर भाप में बनेगी तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो इसके अंदर दूध का आस्कंदन ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन इसके अंदर नहीं है? तो जल में नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन ये नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण है, इसमें रिएक्शन हो रही है, कोयले का जलना है, ठीक है, भोजन का पाचन है, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ये ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर ये हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला है भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है इसमें से? तो पत्तियों से खाद बनना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का हमारा उदाहरण है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ किस में बनेंगे? देखिए रासायनिक परिवर्तन में बनेंगे। भौतिक परिवर्तन में तो पदार्थ तो सेम ही रहता है, बाकी उसकी अवस्था में, स्टेट में चेंज हो जाता है। अगला है प्रक्रम 1 और प्रक्रम 2। प्रक्रम 1 में देखो क्या दिखाया गया है, क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइज हो रहा है, कोई भी चीज़ क्रिस्टल के रूप में बन रही है तो वो एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये हमारा सही है। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, तो दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे इसमें। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसा परिवर्तन है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अभिक्रिया का नाम आते ही मतलब रासायनिक परिवर्तन है वो। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? सामान्यतः दोनों दिशाओं में होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब ये जो है प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से वापस उसी को हम बदल सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ़ बन गई, बर्फ़ से वापस पानी बन जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है बताना है भौतिक परिवर्तन। तो लोहे की अलमारी पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी लकड़ी के लट्ठे को काटना ये भौतिक परिवर्तन हो गया। चाक के टुकड़े को धूल में चूर्ण कर देना ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। जल का वाष्पीकरण भी भौतिक परिवर्तन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक यानी कि यहाँ पर हमारे केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उन कथनों का चयन करना है जो सत्य नहीं है। कौन कौन से सत्य नहीं है? देखिए सत्य कौन सा है इसके अंदर केवल भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सत्य है, बाकी सारे असत्य है। भाप जब जमती है, संघनन होता है, तो इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन हो गया, लेकिन यहाँ पर दे रखा है रासायनिक परिवर्तन, तो ये जो है ये सत्य नहीं है, बाकी के सारे सत्य है। ठीक है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये सत्य है। इसके बाद में पत्तियों का ये असत्य है, बाकी ये सत्य है। ठीक है, तीसरे नंबर का इसके अंदर सत्य है, बाकी तीनों असत्य है। लकड़ी के लट्ठे को हम टुकड़ों में काटेंगे तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है ये पत्तियों से खाद का बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर और जंग दोनों समान पदार्थ है, तो ये भी दोनों अलग अलग पदार्थ है, तो ये गलत है। तो ओनली तीसरा इसके अंदर सही है। अगला है लोहे पर जंग या क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगने से बचाता है, इसको क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक अपन लगाएंगे या क्रोमियम लगाएंगे। ठीक है, लोहे के अंदर के ऊपर पॉलिश करेंगे अपन, या तो हम जिंक की पॉलिश करेंगे या क्रोमियम की पॉलिश करेंगे, तो इससे क्या होता है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं अपन गैल्वेनीकरण। ठीक है। घरों के अंदर पानी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? ऊपर पढ़ा है अपन ने, गैल्वेनीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम धातु किस में भंडारित होती है? तो सोडियम धातु को अगर आप वायु के अंदर छोड़ोगे, खुला छोड़ोगे, तो वो उड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन भंडारित करते हैं किसके अंदर? इसको अपन केरोसिन के अंदर भंडारित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है चाकू से सरलतापूर्वक काटी जा सकती है? चाकू से जिसको अपन काट सकते हैं, तो ये नरम धातु है लिथियम, इसको अपन चाकू से काट सकते हैं। उस कथन की पहचान करनी है जो कि जंग लगने के संबंध में गलत है। गलत जो है वो कौन सा है? सही देख लेते हैं पहले। तो सही है 1 और 4 नंबर। लोहे की रोड पर पेंट का कोट रंग को रोकता है। ठीक है, ये सही है। इसके बाद में नमकीन पानी जंग की प्रक्रिया को तीव्र करता है, तो ये भी सही है। अगर नमकीन रहेगा पानी तो इसका मतलब जंग ज़्यादा लगेगा। ठीक है, नमक ज़्यादा रहेगा अगर पानी के अंदर तो जंग तेज़ी से लगेगा। लोहे की रोड पर अगर पेंट का अपन कोट कर देंगे तो जंग रुक जाता है। हम जानते हैं, ये अपन हमारे घरों में भी करते हैं। जैसे कूलर के अंदर जब पानी में जंग लगने लग जाता है तो अपन उसमें कोटिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि जंग नहीं लगे, तो ये भी सही है। तो दोनों हमारे सही हो जाएंगे। इसके अलावा 2 और 3 इसके गलत है। गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं और जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कुछ धातु जैसे लोहे की सतह संक्षारित यानी कोरोडेड हो जाती है जब इन्हें लंबे समय तक आर्द्र वायु के अंदर खुला रखा जाता है। ठीक है, नम्र वायु के अंदर अगर इसको आर्द्र वायु के अंदर खुला छोड़ेंगे, ठीक है, नम वायु के अंदर, तो क्या हो जाता है? इस पर जंग लग जाता है। संक्षारण मतलब जंग लगना। निम्नलिखित में से क्या लोहे की जंग लगने से बचाता है? ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस है? तो लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम का अगर अपन लेप करेंगे तो ये क्या करेगा? ये लोहे को जंग से बचाएगा। इसके बाद में लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस को लगाना, ये भी हमको बचाएगा। इसके अलावा लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग ना लगाने वाले अलॉय या मिश्र धातु को बनाना, ये भी हमको किससे बचाएगा? जंग से बचाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के बारे में सही है या गुणधर्म है? तो भौतिक परिवर्तन के बारे में सही बताने हैं, तो पदार्थ के रंग या प्रावस्था में परिवर्तन हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, स्टेट में चेंज हो सकता है भौतिक परिवर्तन के बारे में। इसके बाद में इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ नहीं बनेगा। और इसके बाद में पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के बर्तन में आप नींबू के अचार का संग्रहण नहीं कर सकते?
तो नींबू के अचार को हमको एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? ये है फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 है। खाद्य केन यानी फूड कैंस को जिंक के बजाय टिन से लेपित करते हैं अपन। जो फूड की कैन है जिसके अंदर अपन जो फूड रखते हैं, इसको अपन किससे लेपित करते हैं? टिन से लेपित करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, टिन जो है जिंक से कम क्रियाशील होता है, इस कारण इसको टिन से अपन लेपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्रिस्टलीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, यसद लेपन की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन बताने हैं। देखिए, यह है रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में जब स्टेट चेंज हो गई, जैसे दूध है, दूध से दही जम गया, तो दही को वापस आप दूध में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये गैर उत्क्रमणीय है। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, तो ये दोनों इसके सही हो जाएंगे। अगला है, हीना रंजक का कौन सा अपघटक वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है? तो हीना रंजक है एक, इसका कौन सा अपघटक है जो वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है? तो ये है लासोन। कौन सा है? लासोन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो पार्क के लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत का बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ये नहीं है। अगला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये क्षारीय होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, क्षारीय का मतलब है उसके अंदर OH यौगिक रहेगा। ठीक है, OH कंपाउंड रहेगा, तो MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? एक क्षारीय है। ठीक है, अम्ल के अंदर H+ होता है, क्षार के अंदर OH- होता है। नेक्स्ट है, एक जादूगर जादू दिखाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास में एक रंगहीन विलयन को मिलाता है तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफ़ेद धुएं से चकित कर देता है। तो इसके अंदर उसने क्या मिलाया है? ठीक है, जादू दिखाया उसने और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर का ग्लास था, इसके अंदर एक रंगहीन विलयन बनाया, तो ये इसमें HCl उसने मिलाया है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इसके अंदर क्या मिलाया है? HCl। तो इससे क्या होगा? सफ़ेद धुआं निकलता है। यदि हम एक सेव को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? लाल भूरा रंग होता है आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण। अगला है, लोहे पर जंग की परत चढ़ाना, गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना, इसके बाद में ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना, गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना और यसद लेपन। तो इसके अंदर अपने को मैच करना है। लोहे पर जो है इसकी परत चढ़ाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद में गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना, ये क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन को अपन बोलते हैं यसद लेपन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में है गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना, ये गलन कहलाता है। ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना, ये क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और लास्ट है, गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। तो द्रव गैस में बदलेगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मान लो द्रव गैस में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा। और अगर ठंडा करेंगे अपन गैस को ठंडा करने पर अगर द्रव बनेगा तो इसको अपन संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन जिसको अपन कहते हैं। रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है। जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है, परिवर्तन A। इसके बाद ये जलता है, परिवर्तन B। नीचे दिए गए कथनों कौन कौन से परिवर्तन है? ठीक है, तो प्रक्रिया B जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये इसके अंदर सही है। निम्नलिखित में से कौन से फल और सब्जियां काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर अपने रंग में परिवर्तन कर लेते हैं? तो इसके अंदर परिवर्तन करने वाले हैं, सेव परिवर्तित कर लेता है रंग अपना, आलू भी कर लेता है, बैंगन भी कर लेता है। ठीक है, तो ये तीनों कर लेते हैं। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है। क्या मिलाकर बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील को? तो लोहे के अंदर अपन क्या मिलाएंगे? तो कार्बन मिलाएंगे एक, तो
एक मिलाएंगे अपन निकेल और क्रोमियम और एक मिलाएंगे मैंगनीज। ठीक है, तो ये तीनों को जब अपन मिला देंगे तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। नेक्स्ट है, जब बेकिंग सोडा में सिरका को मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूने के पानी में प्रवाहित किए जाने पर उसको दूधिया कर देती है। तो ये गैस कौन सी है? ठीक है, तो दूधिया करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? ठीक है, जिंक के कण है, जस्ते के कण है, इनको कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने मिलाया तो ये विलयन जो है रंगहीन हो जाता है इसके अंदर। निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनना है। तो लकड़ी का जलना, ठीक है, जली हुई लकड़ी से आप वापस लकड़ी नहीं बना सकते, यानी राख से आप लकड़ी नहीं बना सकते या कोयले से आप वापस लकड़ी नहीं बना सकते। तो ये क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। मैग्नीशियम को एक पतले फीते के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाएं तो ये जो है कैसी जलती है? तो चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ जमती जो है ये जलती है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का उदाहरण है इस चैप्टर का। मैग्नीशियम है, इसको एक पतले रिबन के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाए हैं अपन। मैग्नीशियम को कहाँ पर लाए हैं? मोमबत्ती की ज्वाला के निकट, तो चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है ये। नेक्स्ट है, जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानना है। लोहे की कील है, इसको 1 घंटे के लिए हमने कहाँ पर रखा है? नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन के अंदर। तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचान, तो इसका रंग बदल कर क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है, पानी के चूने में CO2 गुजारेंगे अपन तो क्या बनता है? तो पानी के चूने के अंदर, चूने के पानी के अंदर CO2 गुजारने पर CaCO3 बनता है, जिससे चूने का पानी जो है क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो नौसादर का ऊर्ध्वपातन ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला है, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल कौन सा है? आमाशय में एसिडिटी हो गई मान लो, तो इसके लिए कौन सा एंटी एसिड है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, जब इनो लवण को जल के अंदर डाला जाता है, इनो साल्ट को, तो बुलबुले बनते हैं। इसका क्या कारण है? तो CO2 गैस के कारण ये बुलबुले बनते हैं। तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रासायनिक के कारण बनता है? तो देखिए, नीले और हरे रंग का आवरण बनता है तांबे के बर्तन पर, तो ये बनता है CuOH का होल्टाइस यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण। अगला है, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले में रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? तो चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं तो इसके अंदर बनता है Ag2S। ठीक है, हवा के संपर्क में अपन लाएंगे चांदी को तो क्या बनता है? Ag2S। नेक्स्ट है, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो अमलगम मरकरी की मिश्र धातु है। ठीक है, याद रखना है। नीले तोते का रासायनिक सूत्र ये पूछ सकता है, ये है CuSO4 5H2O, ये नीले तोते का रासायनिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है धातु, अधातु और यौगिक। विरंजक चूर्ण के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। विरंजक चूर्ण के संबंध में, तो यह ठंडे जल में विलेय है और वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है, तो दोनों ही गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो धातु जो है अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करेगी? तो हाइड्रोजन देगी हमेशा। ठीक है, धातु मेटल हमेशा, क्योंकि अम्ल के अंदर क्या होता है? H+ आयन होते हैं, तो H+ के द्वारा कौन सी गैस बन जाती है? हाइड्रोजन गैस। सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? तो मरकरी है सबसे कम गलनांक वाली धातु। मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के मिश्रण में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो जर्मन सिल्वर के अंदर पाया जाता है, देखिए, निकल, जस्ता और तांबा, ये तीनों को मिश्रित कर देंगे तो जर्मन सिल्वर बन जाता है, तो टिन इसके अंदर नहीं पाया जाता है। अगला है, सुमेलित करना है। इधर कास्टिक सोडा है, वाशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, तो देखिए इनका नाम दिया गया है। तो कास्टिक सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाशिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताना है क्या है, तो ये है CaSO4.12H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला। अगला निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है, सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है, तो ये है गैलियम धातु। ठीक है। अगला है सुमेलित करना है। देखिए इधर फॉर्मूले दे रखे हैं। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये है Au, सिल्वर का होता है Ag, और इसके बाद में मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व बताना है कौन सा है, तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट सुमेलित करना है सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का है कौन सा है, तो सबसे हल्का है हाइड्रोजन, अधात्विक तत्व है। ठीक है, ये याद रखना है। द्रव धात्विक तत्व कौन सा है, तो मरकरी है। इसके बाद में है सर्वाधिक आघात वर्ध्य तत्व, यानी जिसको सबसे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है पीट पीट कर, तो ये है सोना। अधातु जो कि विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो ये अधातु है। तो ग्रेफाइट जो है ये चालक है विद्युत की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है, तो उपधातु नहीं है कौन सी नहीं है, सिलिकॉन उपधातु है, एंटीमनी है और आर्सेनिक है। ये उपधातु मतलब सेमीकंडक्टर, तो ये तीनों सेमीकंडक्टर है। बाकी सल्फर ये उपधातु नहीं है। नेक्स्ट, लेड के लिए प्रयुक्त प्रतीक कौन सा है, लेड के लिए Pb हम लगाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक सही कूट का चयन करना है हमको। देखो 6C12 एवं 6C14 आपस में आइसोटोप है। ठीक है, आइसोटोप है ये दोनों। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, ये भी सही है। 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40 एक आइसोबारिक है। ठीक है, तो आइसोबारिक का मतलब इनकी द्रव्यमान संख्या बराबर है दोनों की। ठीक है। नेक्स्ट है 11 Na23 और 12 Mg24 सम न्यूट्रॉनिक तत्व है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये भी सही है। तो ये चारों सही है। नेक्स्ट है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो ब्रोमियम पाई जाती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, तो ब्रोमीन और मरकरी, ये दोनों जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व कौन सा है, तो ये टंगस्टन है, जिसका फॉर्मूला W है। बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है, तो बल्ब के अंदर ऑर्गन भरी रहती है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। इधर धातु दे रखे हैं, इधर विशेषता दे रखी है। तो पारा जो है ये एक ऐसा धातु है जो कि कमरे सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। दूसरा आयोडीन है, आयोडीन एक चमकदार अधातु है। हीरा जो है, हीरा क्या है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। और ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट जो है एक अधातु है जो विद्युत का चालक है। दी गई धातुओं को उनके अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में बदलना में व्यवस्थित करना है। ठीक है, रिएक्शन सबसे जल्दी किसकी होती है, सबसे तेज किसकी होती है, तो अपने को इसमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके अंदर पहला है पोटेशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है। दूसरे नंबर पर कैल्शियम है। तीसरे नंबर पर है जिंक। चौथे नंबर पर है हमारा सीसा। और लास्ट में है कॉपर। तो ये अभिक्रिया रिएक्शन करने वाले धातु है। नेक्स्ट है एक्स एक नरम तत्व है और इसे चाकू से काटा जा सकता है, इसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है और यह पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, चाकू से हम काट सकते हैं, हवा में अपन नहीं रखेंगे, केरोसिन में रखेंगे। पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, तो ये सोडियम है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है, तो मॉडर्न जो आवर्त सारणी है, पीरियडिक टेबल है, इसके अंदर आवर्त और वर्ग कितने हैं, तो ये 7 है और 18 है। नेक्स्ट है किस तत्व की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, तो ये हमेशा ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्लोरीन F की जो है विद्युत ऋणता सर्वाधिक है। धावन सोडे का फॉर्मूला पूछा है। धावन सोडे का फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। तो ये क्या है, धावन सोडे का सूत्र है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखो सोने का फॉर्मूला जो है Au होता है, Ag होता है चांदी का, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र सुमेलित नहीं है, तो नीले थोथे का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O।
फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस चॉइस H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो ये तीनों इसके अंदर सही है। इसके अंदर धावन सोडा का फॉर्मूला गलत दे रखा है, तो ये Na2SO4 की जगह Na2CO3 है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से सही बताने कौन कौन से हैं, तो सही देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण जो है, इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग किस में किया जाता है? पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। और नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं है? अमलगम कौन सा नहीं है? तो लोहा नहीं है अमलगम, ठीक है। जस्ता है, तांबा है, मैग्नीशियम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है निम्न में से? तो सोडियम क्लोराइड जो है कृत्रिम सिल्क उद्योग के अंदर काम आता है, तो ये गलत है। बाकी दोनों सही है, बाकी तीनों सही है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम करते हैं फोटोग्राफी के अंदर। लूनार क्लास्टिक जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3 अमिट स्याही बनाने में काम आता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करने के अंदर काम आता है। तो ये इनके उपयोग ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का अपन उपयोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी के अंदर। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किस में करते हैं? कृत्रिम वर्षा के अंदर। लूनर कास्टिक का उपयोग किस में करते हैं? अमिट स्याही बनाने में। नेक्स्ट है दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम के द्वारा प्राप्त करते हैं दांत और हड्डियां मजबूती को। नेक्स्ट है 11Na23 के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉन है इसके अंदर 11, इसके अंदर न्यूट्रॉन है 12 और इलेक्ट्रॉन है 0, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताना है, क्या है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Al2SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, गुण है, इधर तो गुण दे रखे हैं, इधर अधातु दे रखी है। देखिए इसके अंदर सबसे हल्का जो है अधात्विक तत्व कौन सा है? सबसे हल्का अधात्विक तत्व है हाइड्रोजन। द्रव अधात्विक तत्व कौन सा है? ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन है। और एक क्या था? मरकरी या पारा था। अधातु जिसमें चमक होती है, जो चमकीला होता है, ये आयोडीन होता है। अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है, ये है ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे कम होती है? ठीक है, सबसे कम विद्युत चालकता कौन से धातु की है? तो टंगस्टन की है। वह धातु जिसमें सर्वाधिक तन्यता, यानी जिसको अपन पीट कर बहुत अधिक लंबाई तक बढ़ा सकते हैं, तो सोने की तन्यता सबसे ज़्यादा होती है। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो मिनीमाटा मरकरी यानी पारे के कारण होता है। वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है वह कौन सी है? तो ग्रेफाइट है। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? तो मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है Cu+2, Ag+ और Au+3। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को हम क्या कहते हैं? कोई अयस्क है, इसको वायु की अनुपस्थिति के अंदर गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को अपन क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। वह धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है वह है? तो नाभिकीय कार्बोनिल कौन सी धातु नहीं बनाती है? तो ये है वेनेडियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला पूछा है, क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो ये याद रखना क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल है Cu+Zn, इसको अपन बोलते हैं पीतल। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान की सहायता के लिए टाइटेनियम का अपन यूज करेंगे। धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी धातु है, इसको अपन पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, तो इसको कहते हैं तन्यता। सर्वाधिक किसकी होती है? ये सोने की होती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो गोल्ड है। हथेली पर रखने पर निम्न में से क्या पिघल जाएगा? तो अगर अपन हथेली पर या तो गैलियम को रखेंगे या CS को रखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों पिघल जाएंगे हथेली पर रखने पर।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो धातु भी है ये और अधातु भी है, तो कौन सा रासायनिक तत्व है ये? तो ये बोरोन है। नेक्स्ट है, कौन सा अधातु खनिज है? तो जिप्सम एक खनिज है, ठीक है, ये अधातु भी है और खनिज भी है। नेक्स्ट है, कॉपर का रासायनिक फॉर्मूला कॉपर है, Cu है। नाइक्रोम जो है मिश्र धातु के घटक क्या क्या है? नाइक्रोम से ही देखो स्पष्ट है, नाई से निकिल और क्रोम से मतलब क्रोमियम। तो नाइक्रोम के अंदर क्या क्या पाया जाता है? निकिल और क्रोमियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन अपन मिलाते हैं पानी को कीटाणु रहित करने के लिए। अमलगम मिश्र धातु किसकी है? तो अमलगम मरकरी की मिश्र धातु है। चूहे के विष का रासायनिक सूत्र क्या है? चूहे के विष का रासायनिक फॉर्मूला है, रासायनिक नाम क्या है? तो ये है जिंक फास्फाइड। तो ये भी याद रखिए, चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड है। निम्न में से असंगत तथ्य बताना है, कौन सा है? तो संगत तथ्य देखिए, गैलियम और सीजियम धातु के शरीर के ताप पर जो है ये पिघल जाती है, ठीक है। अगर गैलियम को और सीजियम को अपन हथेली पर रखेंगे तो वो क्या है? पिघल जाएगी। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, ये भी सही है। चांदी के बर्तन हवा में खुले रखने पर सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S की परत बन जाती है, जिससे ये काले पड़ जाते हैं, तो ये भी सही है। ये तीनों सही है इसके अंदर। धातु के ऑक्साइडों की प्रकृति जो है अम्लीय नहीं होती है, ये गलत है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक हल्की धातु कौन सी है? तो हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है, ठीक है। और सर्वाधिक हल्की अधातु अपन ने ऊपर पढ़ी है, तो ये है हाइड्रोजन है, ठीक है। क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बताना है क्रोमियम का, तो ये है 3d54s1। Sb किस धातु का प्रतीक है? Sb बोलते हैं एंटीमनी को। निम्नलिखित में से किस धातु की परमाणुकता 1 होती है? तो आर्गन की होती है परमाणुकता 1। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाती है मूल तत्व के रूप में, और इसके बाद में सिलिकॉन पाया जाता है। गेलेना किसका अयस्क है? तो गेलेना शीशे का अयस्क है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है, तो सही देखिए, अधातुएं जो है ऋणायन बनाती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, तो ये तीनों सही है। बाकी तीसरा वाला इसके अंदर गलत है, अधातुएं धनायन नहीं बनाती है, ऋणायन बनाती है। निम्न में से कौन सा तत्व जो है ऊष्मा का सबसे कम चालक है? जो सबसे कम ऊष्मा का चालन करता है, तो शीशे के अंदर सबसे कम हीट जो है ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है, धातुओं की सक्रियता का सही क्रम बताना है। सक्रियता का मतलब है कि सबसे पहले रिएक्शन, सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन करता है? तो के करता है, इसके बाद में सोडियम करता है, इसके बाद में पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर जिंक, फिर जो है ये आयरन। तो इनकी सक्रियता का ये क्रम है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो ये हमने ऊपर पढ़ा है, जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर प्लस निकल प्लस जिंक से, ठीक है। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से बना होता है जर्मन सिल्वर। नीला तोता जो है ये कॉपर सल्फेट कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं होता है? तो कागज़ उद्योग में इसका यूज़ होता है, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए इसका यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के अंदर यूज होता है, लेकिन खाद्य चीज़ों के अंदर परिरक्षक के रूप में इसका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है हमको। इधर है पोटेशियम ब्रोमाइड, इधर है इसके बाद में पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट। तो इनको सुमेलित करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज कहाँ करते हैं? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का अपन यूज़ करते हैं फोटोग्राफी के अंदर। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ हम किस में करते हैं? तो बारूद बनाने के अंदर करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग अपन उर्वरक के रूप में करते हैं, और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग हम किस में करते हैं? बेकरी में। सुमेलित करना है। इधर अम्ल दे रखे हैं, इधर इनका यूज दे रखा है। तो देखिए H2SO4 का यूज कहाँ पर होता है? ये होता है पेट्रोलियम के शोधन में यूज होता है। HNO3 का यूज कहाँ पर होता है? विस्फोटक बनाने के अंदर यूज होता है। HCl का यूज कहाँ होता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। CH3COOH का यूज कहाँ होता है? आचार, मुरब्बे आदि को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सुमेलित करना है। इधर है एल्यूमिनियम, यूरेनियम, थोरियम और सीसा, और इधर इनके अयस्क दिए हुए हैं मोनोजाइट, पिचब्लेंड, बॉक्साइट, हेमेटाइट और गैलेना।
तो गैलेना तो आपको याद ही होगा, गैलेना किसका अयस्क है, ये है शीशे का अयस्क। इसके बाद में एल्यूमिनियम का अयस्क भी आपको याद होगा, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, तो ये इसके अंदर आएगा नहीं हमारा। यूरेनियम का अयस्क आपने पढ़ा होगा, यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, पिच ब्लेंड होता है। इसके बाद में थोरियम का अयस्क क्या होता है, मोनोजाइट होता है, तो ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्षार धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्षार धातुएं, ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो सही देख लेते हैं। सभी क्षार धातुएं जो है चांदी जैसी सफ़ेद होगी, मुलायम होगी, हल्की धातुएं होती है। क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी काफ़ी कम होती है, समूह में नीचे की ओर जाने पर यह घटती है, ठीक है। तो आयनन एंथैल्पी नीचे जाने पर ग्रुप के अंदर घटती है। समूह 1 की धातुओं को क्षार धातुओं के रूप में जाना जाता है, तो ये तीनों हमारे सही है। किसके बारे में, क्षार धातुओं के बारे में। चौथा इसके अंदर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु का चयन करना है, तो सोडियम सबसे अधिक है, और सोडियम से भी अधिक कौन सा है, पोटेशियम है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, तो अधातु आघात वर्धनीय होती है, ये गलत है, ठीक है, आघात वर्धनीय नहीं होती है अधातुएं। तो ये सही देखिए, सही कथन कौन कौन से दे रखे हैं। धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब भी क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी। अधातु कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है। सुमेलित करना है, इधर है फिटकरी। फिटकरी जो है इसका फॉर्मूला देखिए, ये है फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस चॉइस H2O। कास्टिक पोटास का फॉर्मूला देखिए क्या है, KOH है। नीले थोते का फॉर्मूला ये दे रखा है CuSO4.5H2O। एप्सम लवण का फॉर्मूला ये है MgSO4.7H2O। तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, ठीक है, तो ये आवर्त सारणी के रेस्पेक्ट में है ये, तो सही देख लेते हैं अपन। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के क्षार धातु सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होते हैं तथा ये सर्वाधिक धात्विक गुण रखते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ग के क्षार धातु है सबसे ज़्यादा जो है विद्युत धनी तत्व है ये। दूसरा है आवर्त सारणी में वर्ग 17 के हैलोजन वर्ग के तत्व जो है सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं, अतः प्रबल अधात्विक गुण रखते हैं, ठीक है। तो वर्ग 1 के जो है वो धात्विक गुण रखेंगे, वर्ग 17 के जो है वो अधात्विक गुण रखेंगे, यानी ऋणायन बनाने की जो है इनकी टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट है एक ही वर्ग में अगर अपन ऊपर से नीचे जाएं, ठीक है, वर्ग के अंदर तत्वों के परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है नीचे जाने पर, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है, धात्विक गुणों में भी वृद्धि होती जाती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, ठीक है, आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, धात्विक गुणों में भी वृद्धि होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव है, कौन सी अभिक्रिया इसके अंदर संभव है, तो इसके अंदर CuSO4 प्लस Fe संभव है, AgNO3 प्लस कॉपर संभव है, और CuSO4 प्लस Zn भी संभव है, ठीक है। ये दोनों, ये जो है दोनों अभिक्रियाएं हैं ये संभव नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है फेन प्लवन विधि का उपयोग खालिस्तान अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। फेन प्लवन विधि का उपयोग कौन से अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रीकरण में उपयोग किया जाता है। सुमेलित करना है, ब्लीचिंग पाउडर इधर है, फिर बेकिंग सोडा है, इसके बाद में धावन सोडा है, सोडियम क्लोराइड है। तो देखिए इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग अपन विरंजक के रूप में प्रयोग करते हैं इसको। बेकिंग सोडे का प्रयोग जो है प्रति अम्ल के रूप में अपन इसका यूज करते हैं, यानी एंटासिड जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। धावन सोडे का उपयोग हम किस में करेंगे, धावन सोडे का उपयोग करेंगे अपन कांच के विरचनन में, और सोडियम क्लोराइड का यूज करेंगे H2 और C12 का Cl2 का के लिए, ठीक है, के उत्पादन में। तो H2 और Cl2 के उत्पादन में अपन किसका यूज करेंगे, सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, KMnO4 का उपयोग, ये एक ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, ऑक्सीडेंट होता है, इसके कारण इसका प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण में किया जाता है।
नेक्स्ट है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी सीमित वायु के अंदर और अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड के अंदर बदलेगा, इसको अपन कहते हैं निस्तापन। बोरेक्स लवण का सूत्र पूछा है, रासायनिक सूत्र, तो ये है Na2B4O7.10H2O। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध तांबा प्राप्त करने की प्रक्रिया को व्याख्या करता है? तो अपन को प्योर जो है कॉपर प्राप्त करना है, तो कौन सा विकल्प दिया हुआ है इसके अंदर? तो इसके अंदर चौथा विकल्प सही है। जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक घोल के अंदर शुद्ध तांबा कैथोड पर जम जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे अपन, जो है शुद्ध तांबा प्राप्त कर सकते हैं। तो शुद्ध तांबा हमेशा किधर जमेगा ये भी पूछ सकता है, तो कैथोड पर जमेगा। निम्नलिखित में से लोहे का कौन सा ऑक्साइड जो है भाप के साथ लोहे की लंबे समय तक प्रतिक्रिया करके प्राप्त होता है? तो लोहे का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है भाप के साथ लोहे की लंबे समय तक प्रतिक्रिया से? तो Fe3O4 प्राप्त होता है। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों का मिश्रण का यूज किया जाता है? वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज करते हैं अपन। इनका सिलेंडर जो होता है ऑक्सीजन का होता है काला सिलेंडर, एसिटिलीन का होता है मैरून सिलेंडर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस के भौतिक गुणों के बारे में सही कूट का चयन करना है। नाइट्रोजन गैस के भौतिक गुण है, इसके बारे में सही कूट कौन सा है? तो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है ये नाइट्रोजन गैस। इसके बाद में न स्वयं ये जलती है न जलाने में सहायक है नाइट्रोजन गैस। इसके बाद में पौधे और जंतु नाइट्रोजन का सीधा उपयोग न करके नाइट्रेट के रूप में इसका यूज करते हैं। तो ये तीनों सही है। एक्वा रेजिया यानी अम्लराज आयतन के अनुसार 1:3 के अनुपात में रहता है। तो ये किसका मिश्रण है? तो इसमें 1 होता है HNO3 और 3 होता है HCl। तो ये भी महत्वपूर्ण है। एक्वा रेजिया का मिश्रण पूछ सकता है कि 1:3 में क्या क्या रहता है। तो 1 में रहता है HNO3 और 3 रहता है HCl। 3 पार्ट रहता है HCl और 1 पार्ट रहता है HNO3। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के निर्माण में प्रयुक्त अम्ल है HNO3। बैटरी उद्योग और पेट्रोलियम शोधन में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं अपन लेड एसिड बैटरी के अंदर। ठीक है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है? तो भुजे चूने को अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं तथा अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम धुआं और बादल दिखाने हैं तो अपन द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा या कौन से समस्थानिक जो है प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें 6C14 प्रयोग होता है केवल। ठीक है, कार्बन तिथि निर्धारण की विधि में 6C14 का अपन प्रयोग करते हैं। अगला है खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाला नमक है इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। माचिस की तीलियों में क्या पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है वो कौन कौन से हैं देखिए। AgBr का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। लूनार कास्टिक का अमिट स्याही में करते हैं। NaCl का अपन प्रयोग करते हैं खाने के अंदर। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। तो ये गलत हो जाएगा, ये खाने का नहीं दे रखा है इसने, कृत्रिम सिल्क दे रखा है। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है। इधर फिटकरी, कास्टिक सोडा, एप्सम लवण, तो ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर। फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? ये है K2SO4 Al2SO4 का होल्ड थ्राइस चॉइस H2O है। कास्टिक पोटास का KOH है। नीले थोथा का CuSO4.5H2O है। एप्सम साल्ट का MgSO4.7H2O है। सम्मिलित करना है विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और हीमोसाइनिन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है देखिए। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट हमेशा। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा। इसके बाद में क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाएगा। और हीमोसाइनिन के अंदर क्या पाया जाएगा? कॉपर पाया जाएगा। अगला है क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो पहले समूह में रखा गया है क्षारीय धातुओं को। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड है? तो N2O जो है ये उदासीन ऑक्साइड है। निम्न में से उभयधर्मी जो ऑक्साइड है उसका सही उदाहरण कौन सा है? उभयधर्मी है ये, Al2O3 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? यानी जो डाइल्यूटेड HCl है इससे सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया कौन सी धातु करती है? तो ये करती है Mg।
सुमेलित करना है इधर। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके नाम दिए हुए हैं। क्या क्या नाम है देखिए। ब्लीचिंग पाउडर को अपन कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद में बेकिंग सोडे, इसको अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडे को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जिप्सम को अपन बोलते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है सारे, इनको क्या कहते हैं याद रखिएगा ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो ये सारी संभव है, ठीक है। CuSO4 प्लस आयरन, AgNO3 प्लस कॉपर, CuSO4 प्लस जिंक, लेकिन ये इसके अंदर अभिक्रिया जो है ये इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। सुमेलित करना है पारा, आयोडीन, हीरा और ग्रेफाइट। तो पारा तो आपने हीरा तो पढ़ा हुआ है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो देखिए कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ और अधातु हीरा है। पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव्य रहता है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। चमकदार धातु है आयोडीन, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है, विद्युत की चालक है। नेक्स्ट है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो लेड सल्फेट तो PbSO4 है। निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों का समूह कौन सा है। अक्रिय गैस देखिए इसके अंदर रेडोन है, हीलियम है, आर्गन है, ये तीनों क्या है, अक्रिय गैसें हैं। संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला पूछ लिया। तो संगमरमर का है CaCO3, ठीक है। CaCO3 क्या है, संगमरमर का या मार्बल का रासायनिक सूत्र। धातुओं के गुणधर्म के बारे में असत्य कथन बताना है। असत्य कथन है इसके अंदर 2 और 4, तो और बाकी सत्य है। धातुएं चमकीली होती है, ये सही है। धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनीयता का गुण होता है, ये भी सही है। और इसके अलावा अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये भी सही है। बाकी 2 और 4 इसके अंदर गलत है। दो देखिए क्या है, धातुएं ताप और विद्युत की कुचालक नहीं होती, सुचालक होती है। और धातुएं प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है, तो ये भी गलत है। निम्न में से उपधातु कौन सी नहीं है। उपधातु देखिए, उपधातु यानी मेटेलॉइड, ये बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आयोडीन इसके अंदर उपधातु नहीं है। यौगिक के बारे में असत्य कथन बताना है, कौन सा है। तो यौगिक जो है, यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों के समान होते हैं, तो ये गलत है इसका, ठीक है। बाकी सही है। तत्व जो है क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। यौगिक के क्रिया घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक परिवर्तन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। निम्न में से समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा नहीं है। समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो जल और नमक एक समांगी मिश्रण है, यानी आपस में घुल जाते हैं। जल और चीनी भी है, जल और अल्कोहल भी है, लेकिन जल और तेल एक समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। निम्न में से यौगिक का उदाहरण कौन सा नहीं है। जल H2O जो है ये यौगिक है, दो तत्व है इसके अंदर। नमक भी है NaCl, मीथेन भी है, और लेकिन रक्त जो है ये यौगिक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है एक रंगहीन गैस जिसकी गंध सड़े अंडे के समान होती है, तो ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। H2S जिसको अपन कहते हैं, इसकी जो गंध आती है वो कैसी आती है, सड़े अंडे के समान आती है। निम्न में से द्विपरमाणुक तत्व कौन सा नहीं है। तो द्विपरमाणुक तो सल्फर नहीं है, सल्फर का फॉर्मूला ही S है। बाकी के देख लिए H2 है, O2 है, ठीक है, Cl2 है। तो ये सारे जो है द्विपरमाणुक है, लेकिन सल्फर नहीं है। अमोनिया का रासायनिक फॉर्मूला पूछ लिया, तो NH3 है। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर Pb नहीं है, डी ब्लॉक का तत्व। जंगरोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित इसके अंदर नहीं होता है। तो लोहा, क्रोमियम, निकल से बनता है स्टेनलेस स्टील। तो ध्यान रखिए Fe प्लस Cr प्लस Ni, ये तीनों को अपन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इन तीनों को मिलाएंगे तो अपन जंगरोधी स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। इसके अंदर टंगस्टन नहीं होता है। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है। तो पोटेशियम और सोडियम ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, तो इनको अपन किस में संग्रहित करते हैं, केरोसिन के अंदर। अगला है एक जादूगर जादू दिखाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास में एक रंगहीन विलयन मिलाता है तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफ़ेद धुएं से चकित कर देता है। तो इसके अंदर क्या मिलाया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानव शरीर, इसमें डाइजेशन है पहला टॉपिक। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। आमाशय रस के अंदर क्या क्या होता है। आमाशय रस के अंदर होता है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन।
निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? तो सुमेलित देख लेते हैं। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो है पित्त है, ठीक है, पित्त से संबंधित है ये। स्टार्च का जल अपघटन एमाइलेज के द्वारा होता है। लार ग्रंथि के अंदर क्या पाया जाता है? पैरोटिड। वसा का पाचन जो है ये ट्रिप्सिन के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अवशोषित पदार्थ अंत में उत्तकों में पहुंचते हैं जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्वांगीकरण। पित्त के बारे में असत्य कथन बताना है। सत्य कथन देखिए पित्त के बारे में। पित्त जो है वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है, जो उसे बहुत छोटे मिसेल कणों के अंदर तोड़ता है, ठीक है। पित्त क्या करता है? जो हमारा फैट होता है, वसा होती है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्त वर्णक बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड होते हैं, ये भी सही है। पित्त का श्रावण यकृत के द्वारा किया जाता है। तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत के द्वारा, यानी लीवर के द्वारा जो है पित्त का श्रावण किया जाता है। नेक्स्ट है आमाशय के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन देखिए, आमाशय 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। पेप्सिन जो आमाशय का प्रोटीन जो है अपघटनीय एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन जो है ये क्या करता है? प्रोटीन को अपघटित करता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन को पचाने में सहायक है। नेक्स्ट है पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग कौन सा है? पोषक तत्वों के को अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत के अंदर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।